इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नर जनन तंत्र कैसा होता है और मादा जनन तंत्र कैसा होता है, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले कि जनन की प्रावस्थाएं कितनी होती है। ये हमारे जो जनन तंत्र है उसका लास्ट टॉपिक है कि जो जनन की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है। जनन का मतलब होता है कि वह क्रिया जिससे क्या होता है, जनक जो है नई संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, जनन कहते हैं, राइट। तो जो जनन है उस दौरान जो बच्चा बनता है वो किन किन प्रावस्थाओं से गुजरता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर खत्म होती है ये पूरी क्रिया, उसके बारे में इन शॉर्ट आपके दिया हुआ है। और यहाँ से आपके जनरली वन जो वर्ड की डेफिनेशन है या 2 नंबर में कोई भी 2 डेफिनेशन उठा के आपको पूछ ली जाती है। आज से लगभग जो 2 साल पहले पेपर आया था उसके अंदर यही किया गया था। इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि ये चैप्टर में आपको 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जनन की किन्हीं 2 प्रावस्थाओं को समझाइए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है चारों को नहीं पूछा और 2 को उठा के पूछ लिया 2 में, तो आपको ये समझाना होगा। तो आप देखो, सबसे पहले प्रजनन की जो प्रावस्थाएं होती है वो कितनी होती है, टोटल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहली होती है युग्मक जनन, दूसरी होती है निषेचन, तीसरी होती है विदलन या भ्रूण का रोपण और चौथी होती है आपके प्रसव। चौथी कौन सी है, प्रसव। तो ये चार जो स्टेजेस होती है वो जनन की प्रावस्थाएं कहलाती है। तो सबसे पहले आता है युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक आपको पता है कौन कौन से होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। जनन मतलब उनका निर्माण होना। तो नर के अंदर तो होता है शुक्राणु युग्मक और मादा के अंदर होता है अंडाणु, है ना। तो नर युग्मक और मादा जो अंडाणु होता है यानी मादा युग्मक है, उसके निर्माण की क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी। देखो यहाँ पर वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। तो शुक्राणु बनने की क्रिया को हम कहेंगे शुक्र जनन। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, मादाओं में कौन होता है युग्मक, अंडाणु। तो अंडाणु का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम कहते हैं अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन को कंबाइंडली हम कहेंगे युग्मक जनन। आ रही बात समझ में। तो ये पहली प्रावस्था हो गई। फिर आता है निषेचन। शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं, वृषण के अंदर नरों में। अंडाणु कहाँ बन रहे हैं, अंडाशय में मादा के। ये दोनों जब मिलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी जो होती है मादा की, वहां पर जब मैथुन की क्रिया होती है उसके माध्यम से जो क्या किया जाता है, नर के द्वारा जो है शुक्राणुओं को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है ना। योनि वाले हिस्से में कहाँ होती है योनि, ये तो होती है ग्रीवा, और ये योनि का हिस्सा जो होता है शारीरिक संबंध जब बनाते हैं उस टाइम डाल दिया जाता है। तो ये जो अंडवाहिनी होती है ना, रफ डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने। तो ये अंडाशय है, अंडाशय में क्या होगा, निर्माण होगा। फिर ये अंडाणु जो है वो किसके अंदर, ये इस तरीके से इसके ऊपर फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो इस तरह से अटैच होती है। यहाँ से जो अंडाणु बना उसको यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में दे दिया जाता है और योनि में जो शुक्राणु डाला जाता है नर के द्वारा, वो शुक्राणु ट्रांसफर होकर यहाँ आता है और यहाँ फेलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी के अंदर क्या कर देते हैं, दोनों मिल जाते हैं। कौन कौन, शुक्राणु और अंडाणु। तो इनके मिलने की, संलयन की क्रिया, संलयन मतलब मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर आता है विदलन या भ्रूण का रोपण। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, जब निषेचन की क्रिया हुई, जैसे ये मान लो अंडाणु है और ये जो शुक्राणु है, दोनों के मिले तो दोनों के मिलने से एक कोशिका बनी जिसे हम कहेंगे क्या, युग्मनज। तो ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनने वाली संरचना का नाम बताइए। तो दैट इज आंसर इज युग्मनज। ठीक है, अब ये युग्मनज क्या करता है, ये एक कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है, बार बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब पता है, 2 कोशिकाएं बनती है, फिर ये 2 डिवाइड होगी और 4 बन जाएगी। तो इस तरीके से एक क्या हो जाता है, एक गोलाकार संरचना हो जाती, बन जाती गेंद जैसी। ठीक है, उसे मोरुला कहते हैं और मोरुला फिर जो संरचना के अंदर चेंज होती है उसे हम कोरक कहते हैं। ठीक है, ये ब्लास्टुला हम कहते हैं। तो ये ब्लास्टुला जो हो जाती है वो बन जाती है किसमें, युग्मनज जो है उसमें क्या होते हैं, बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं। आ रही बात समझ में। समसूत्री विभाजन के बाद एक जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहेंगे, कोरक। और कोरक जो है वो जाकर कहाँ स्थापित हो जाता है, ये कौन सी जगह है, फीमेल की गर्भाशय है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा डायग्राम के अंदर। तो ये गर्भाशय की भित्ति पे जाके ये कोरक जुड़ जाती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूँ।
अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से संरचना कौन सी बनी? युग्मनज। ठीक है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, यानी कई विभाजन होंगे, तो क्या बनेगी? एक गोलाकार संरचना बन जाएगी जिसे हम कोरक कहेंगे। ठीक है, इस समसूत्री विभाजन को तो हम कहेंगे विदलन। समझ में आ रहा है? जो बार बार समसूत्री विभाजन हो रहा है उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? विदलन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो संरचना बन रही है इस विदलन के फलस्वरूप, उसे हम क्या कह रहे हैं? कोरक कह रहे हैं। अब ये जो कोरक है वो कहाँ जाकर लग जाएगी? जो मादा का जो गर्भाशय है उसकी भित्ति से जाकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो भित्ति से जाकर जुड़ना ये जो कहलाएगी वो क्रिया कहलाएगी क्या? भ्रूण का रोपण। आ रही बात समझ? युग्मनज में समसूत्री विभाजन हुआ, क्या बना? कोरक। समसूत्री विभाजन की एक क्रिया कहलाई विदलन। समझ आया? फिर जो कोरक बन गया है वो कहाँ जाकर लगा? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा? भ्रूण का रोपण होना। समझ आ गया? फिर उसके बाद लास्ट स्टेज होती है हमारे जनन की प्रावस्थाओं में, वो होती है प्रसव। तो प्रसव में क्या होता है कि 9 महीने जो होते हैं एक ह्यूमंस के अंदर, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, वो कितने मंथ का होता है? लगभग 9 मंथ का, है ना। तो 9 मंथ का जो गर्भकाल होता है उस दौरान कई जो विभाजन होते हैं, जो विदलन की क्रिया होती है वो होती है। फिर उससे माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है वो भ्रूणीय विकास कई अवस्थाओं से भ्रूण गुजरता है, फिर एक छोटा सा शिशु बन जाता है और 9 महीने बाद जो शिशु है वो माँ के गर्भ से क्या करता है? बाहर निकलता है। ठीक है, यानी जो बच्चा जन्म लेता है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रसव बोलेंगे। ठीक है, माँ के गर्भ से शिशु का जन्म लेना कितने महीने बाद? 9 महीने बाद या 9 महीने के एंड पे, उस क्रिया को हम बोलेंगे प्रसव। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी जो है क्रिया कंप्लीट होती है? प्रजनन की प्रावस्थाएं कंप्लीट होती है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो जनन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा जो इसका बच रहा है जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो हमें पढ़ना है। प्लस हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है वो 2 तंत्र हमको पढ़ने हैं। उसके बाद एक बड़ा जो चैप्टर है आपकी बुक का सबसे, वो कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो इजी चैप्टर है। एक मानव श्वसन तंत्र भी बाकी है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो हाँ, ये जो ब्रीफ ब्रीफ चैप्टर है वो आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आएंगे।